अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सिंध इंटरेस्ट एक्ट भी कह सकते हैं आप, या फिर आप कहें द सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2023 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या सिविल जज के एग्ज़ाम के साथ इसका कोई कनेक्शन है या नहीं। सेकेंडली, जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप प्रैक्टिस के अंदर आते हैं तो प्रैक्टिस के अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि बिल फर्ज, अगर कोई शख्स आपसे पैसे उधार ले, उधार लेने के बाद जो है आप क्या करते हैं, आप उससे क्रॉस चेक ले लेते हैं। क्रॉस चेक लेने के बाद आपको पता चलता है कि वो चेक तो बाउंस हो चुका है। मेमो लगवाने के बाद, चेक पर मेमो लगवाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जो है उस चेक के ऊपर करवाते हैं FIR 489F की। एज वेल एज सिविल लिटिगेशन के अंदर आप चले जाते हैं सूट फॉर रिकवरी के अंदर, ऑर्डर 37 के अंदर। अब एक शख्स जो आपसे पैसे उधार ले चुका है, उसके पास पैसे हैं ही नहीं आपको देने के लिए, पहली चीज़। सेकेंडली, आप उससे क्लेम कर रहे हैं इंटरेस्ट। आप कहते हैं मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे, अब वो टाइम एक्सीड हो चुका है, अब आप मुझे 15 लाख वापस देंगे। तो क्या उसका राइट नहीं बनता कि वो भी आपके ऊपर केस कर सके? तो हमारा ये एक इससे रिलेट करेगा कि क्या एक शख्स अगर किसी भी शख्स से आया कि जो है इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या फिर पैसों की मद में अगर कोई शख्स किसी से उधार लेता है और कोई शख्स, वही शख्स जिससे वो उधार ले रहा है, वो शख्स उस पर जो है इंटरेस्ट लगा दे, ठीक है, इंटरेस्ट लगा दे, जिसको इजी वर्डिंग के अंदर, बैंक वर्डिंग के अंदर मार्कअप कहा जाता है, और जो है और इजी कर दूं तो फिर सूद कहा जाता है। तो क्या उस सूद पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक इस्लामिक स्टेट के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉलो करता है एज़ पर द इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना, और जितने भी कवानीन बने जाएंगे वो एज़ पर द इंजंक्शंस ऑफ द कुरान एंड सुन्ना बनाए जाएंगे। तो हमारे पास एक कानून आता है सिंध इंटरेस्ट एक्ट 2023, यानी कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन्स एक्ट 2023। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे पास पब्लिक या प्राइवेट जितनी भी बैंकिंग कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर ये एक्ट किन पर एप्लीकेबल है? ये एक्ट एप्लीकेबल है जितने भी प्राइवेट, आप देखते हैं कि कोई जो है कंपनी बना लेते हैं और जो है आपको मार्कअप पर अमाउंट 5%, 10%, 20% के मार्कअप पर आपको जो है वो मूवेबल गुड्स सप्लाई करते हैं, जिसके अंदर AC, फ्रिज और घर का जहेज़ वगैरह आ जाता है। सेकेंडली, कुछ जो है लोग ऐसे करते हैं कि किस्तों की मद में आपको मोबाइल फ़ोन्स, किस्तों की मद में आपको मोटरसाइकिल्स भी देते हैं। सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध को देख लें, कराची के अंदर भी ये प्रैक्टिस चल रही है करंटली। तो अब अगर कोई शख्स किस्तों पर कोई चीज़ ले रहा है, तो क्या उसका राइट नहीं है कि वो चीज़ जितने की है वो उतने की ही हो, और कल कला को अगर वो अमाउंट ना दे सके, प्रिंसिपल अमाउंट ना दे सके, तो क्या उसको बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग में जाने के बाद भी पूरी की पूरी अमाउंट देनी पड़ेगी प्लस इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट के बिना देनी चाहिए? ये सारा कुछ इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया। किसी भी कानून को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, आपने उसका प्रेम्बल लाजमी पढ़ना है। प्रेम्बल हमें ये बताता है कि ये कानून किस लिए पास किया गया, ये कानून पास करने का एक्चुअल पर्पस और रीज़न क्या था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है कि अगर तुम में से कोई शख्स सूद की लेन देन करता है, यानी लेन देन के दौरान उसके ऊपर सूद लगा देता है, तो कम से कम गुना उस शख्स पर यह है कि वो जो है खाने काबा में अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। अब क्या सूद देने वाला गुनाहगार है या सूद लेने वाला गुनाहगार है? इस हदीस के तशरीह के मुताबिक सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद की लिखत करने वाला और सूद में गवाह बनने वाला, ये सारे के सारे बराबर के शरीक हैं, सारे के सारे गुनाहगार हैं। अवेयरनेस सिर्फ़ और सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि एज़ पर द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम हमें सूद से काफ़ी दूर रहना चाहिए। ऐसी लेन देन से कि जिसमें आपको हिस्सा बनाया जा रहा है, आपको एज अ पार्ट क्रिएट किया जा रहा है,
पार्ट बनाया जा रहा है कि आप भी इस सूद का हिस्सा बने, चाहे आप जो है मार्जिनल विटनेस की सूरत में आए, चाहे आप जो है किसी जो है अपने उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, गारंटियर बन रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उससे ले रहे हैं या दे रहे हैं, या आपके प्रेजेंस में वो सूद की लेन देन हो रही है, आप गुनाहगार हैं और आप बराबर के शरीक हैं। अब ये कवानीन जो हमारे पास लॉ पास किया गया 2023 के अंदर, ये किस पर्पज़ के लिए पास किया गया? An act to provide the prohibition of the business and practices of private money lending and advancing loans to transaction based on interest in province of Sindh। पहली चीज़ तो ये कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल सिंध के अंदर है, क्योंकि सिंध इंटीरियर सिंध के अंदर ही ये ज़्यादा प्रैक्टिस देखी गई कि मूवेबल गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, मूवेबल गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, वो भी जो है 5%, 10%, 30%, 20% के मार्कअप पर। तो इस वजह से उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो एक्ट पास किया गया ये इस वजह से पास किया गया ताकि रोक दिया जाए बिज़नेस को या फिर प्राइवेट मनी लेंडिंग को। प्राइवेट मनी लेंडिंग यानी कि जो एक प्राइवेट शख्स आपको क्या कर रहा है कि उधार पैसे दे रहा है। अब एक गुड फेथ में कोई शख्स पैसे उधार दे रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उस प्राइवेट मनी लेंडिंग को ही अपना बिज़नेस बना लेते हैं। यानी कि लोग, भाई आप काम क्या करते हैं, आपसे पूछा जाए आप काम क्या करते हैं, तो वो शख्स ये कहेगा कि भाई मैं जो है लोगों को उधार पैसे देता हूँ। अच्छा भाई, लोगों को उधार पैसे देते हैं, आप तो बड़ा नेकी का काम करते हैं। नहीं, मैं नेकी का काम नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे मार्कअप भी लेता हूँ। यानी कि अगर वो मुझसे 1 लाख रुपए लेंगे तो मैं दूँ, यानी कि अगर वो शख्स कोई भी शख्स आकर मुझसे 1 लाख रुपए लेगा तो वो देगा मुझे 1,20,000, और अगर वो टाइम पीरियड एक्सीड कर गया तो बदले में वो मुझे 1.5 लाख रुपए देगा। समझ रहे हैं बात? तो 6 महीने के अंदर अगर उसने ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं की तो वो शख्स मुझे 1.5 लाख देने का पाबंद रहेगा। फिर जो है प्राइवेट एग्रीमेंट्स भी कर लेते हैं। अब जिस शख्स ने एग्रीमेंट कर लिया, उसने मजबूरी में पैसे उधार लिए, उस शख्स का क्या कसूर था? अब आगे चल के पढ़ते हैं। वेयर इज़ द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम इज़ ले डाउन होली कुरान एंड सुन्नाह हैव एक्सप्लिसिटली एंड prohibiting charging interest on loans, Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have declared war against those who do not abandon interest। क्लियर कट बता दिया गया प्रियम्बल के अंदर कि कोई भी शख्स अगर जो है सूद की लेन देन करता है तो उसने ऐलान कर दिया, ऐलान जंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़। यानी कि इसके प्रियम्बल के अंदर भी उस हदीस का जिक्र किया गया कि ये जो लॉ बनाया गया वो एज़ पर द इंजंक्शंस ऑफ द कुरान एंड सुन्ना बनाया गया, और सेकेंडली ये इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया कि अगर कोई शख्स क्या करता है कि किसी भी शख्स को सूद पर पैसे देता है, सूद पर पैसे लेता है, तो उसने अलल ऐलान जंग कर दिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़। उसके बाद आगे क्या कहता है? एंड वेयर इज़ इट इज़ एक्सपीडिएंट टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेचर टू सब्जेक्ट ऑफ कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मिचीफ and private money lending by prohibiting the business of practicing money lending, advance loans, transactions in the province of Sindh। यानी कि फिर दोबारा वही बात आ गई कि किस चीज़ की प्रैक्टिस को रोका गया है कि आपकी जितने भी गुड्स होते हैं मूवेबल गुड्स, उन मूवेबल गुड्स के ऊपर जितना भी आपको इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं करूँ कि आपको किस्तों पर चीज़ें दी जा रही हैं, इस्त्री या फिर जो है फ्रिज या फिर XYZ कोई भी चीज़ें आ सकती हैं मोबाइल गुड्स के अंदर जो कि घर के अंदर ज़रूरत की अशिया होती हैं, बाइक्स होती हैं, बाइक्स भी किस्तों पर दी जाती हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि पैसे भी उधार देते हैं कि आपने बदले में हमें इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, तो उस प्रैक्टिस को रोका गया। सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट हमें क्या बताता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द सिंध प्रोहिबिशन एक्ट 2023, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध। यानी कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो स्पेसिफिक कहाँ पर है? सिंध पर। ठीक है। फर्दर फिर आगे बताया गया सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस क्लासेस, और डेफिनेशंस क्लासेस एक क्या होता है? एक किस्म का सरचश्मा होता है, एक किस्म का मिरर होता है जो आपको आगे कंप्लीट एक्ट को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सबसे पहले अबेटमेंट। अबेटमेंट का जिक्र किया गया और ये बता दिया गया कि सेक्शन 107 पीपीसी के अंदर जो अबेटमेंट की डेफिनेशन है हूबहू वही डेफिनेशन यहाँ पर भी फॉलो होगी। और अबेटमेंट की डेफिनेशन है क्या आखिर?
पीपीसी के अंदर अगर हम उसको ज़रा गो थ्रू करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी शख्स क्या करे, बढ़ावा दे किसी को, या कोई भी शख्स क्या करे कि किसी की इनायत करे, उर्दू के अंदर वर्ड यूज़ किया कि इनायत करे, यानी कि उसको इंस्टिगेट करे कि भाई आप ये काम करें और आपको जो है मैं ऐसा कर दूंगा, आपको मैं पैसे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उसको अबेटमेंट कहा गया। फर्दर फिर उसके बाद आ जाता है बोरोवर एंड डेप्टर। बोरोवर एंड डेप्टर को कहा गया पर्सन टू हुम अ लोन इज एडवांस्ड, यानी कि बोरोवर और डेप्टर को कहा गया कि टू हुम लोन इज एडवांस्ड, जिसको उधार की मद में पैसे दिए जा रहे हैं, जिसको उधार की मद में कोई भी मूवेबल गुड्स दिए जा रहे हैं। कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताया गया कि भाई जितने भी आपके बैंक्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर काउंट हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक और लीजिंग कंपनी, ठीक है। डिफाइन टर्म ऑफ सेक्शन 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई वही एज इट इज़ डेफिनेशन यहाँ पर भी फॉलो होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को डिफाइन कर दिया गया इस सेक्शन के अंदर। मतलब कि मार्कअप, सूद क्या होता है आखिर। इंटरेस्ट इंक्लूड एनी अमाउंट बिग और स्मॉल ओवर द प्रिंसिपल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन और डेप्ट regardless whether the loan is taken for the purpose of consumption of some production activity, whether the same is charged or sought to be recovered specifically by way of interest or otherwise, or found so to recoverable by the competent court। यानी कि मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर बी को पैसे उधार देता है, ये कहते हुए कि भाई आप 1 साल के लिए मुझसे पैसे उधार लें और अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। अब इस पर्पस के लिए उसको वो उधार दे रहा है और वो ये कह रहा है कि आप मुझसे ले रहे हैं 10 लाख रुपीज़, लेकिन आप बिज़नेस से प्रॉफिट भी तो गेन करेंगे, आपका बिज़नेस आगे चल भी तो सकता है, तो आप जो है मुझे 10 लाख रुपए वापस नहीं देंगे, आप प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर बिगर या स्मॉलर, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जितना भी बिगर या स्मॉलर इंटरेस्ट होगा, बिगर या स्मॉलर अमाउंट होगी, वो अभी आप मुझे देंगे। कह रहा है कि बिग और स्मॉल ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, जो 10 लाख रुपए उसने दिया उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, उसके ऊपर जितना भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन के ज़ुमरे में, डेप्ट के ज़ुमरे में कंजम्प्ट करेगा, यानी उससे हासिल करेगा। 10 लाख रुपए दिए लेकिन ले रहा है वो उससे हर महीने 20,000 रुपये ऊपर ले रहा है, या फिर हर महीने, या फिर टोटल अमाउंट जो है उससे रिकवर कर रहा है 11 लाख, और वो कल को अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाता है और वो ये क्लेम करता है कि मेरे ये 10 लाख रुपये देगा, तो कोर्ट भी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोर्ट प्रिंसिपल अमाउंट को ही एक्सेप्ट करेगी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब ये इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, कह रहा है कि वेयर डिफरेंसेस इन प्राइसेस ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी इंटेंशन। अब जो आप कह रहे थे कि सर गुड्स की कहाँ बात की गई है, तो इसी सेक्शन स्पेसिफिक इसी सेक्शन के अंदर गुड्स की बात की गई कि क्या मूवेबल गुड्स के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। क्या किया, एक पार्टी ने एक बैटरी ख़रीदी, बैटरी की एक्चुअल प्राइस जो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से है वो है बिल फर्ज के 15,000, लेकिन वो शख्स कहता है आप ये चीज़ मुझसे किस्तों पर तो ले रहे हैं, तो मैं आपसे इसके लूँगा 18,000 रुपये। भाई क्यों 18,000 रुपये, क्योंकि पैसे तो मुझे टुकड़ों में मिलेंगे, इस वजह से मैं आपसे 18,000 रुपये लेने का पाबंद हूँ, और वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट वो शख्स उसको देने का पाबंद है। कौन सा शख्स, बोरोवर, यानी कि डेप्टर जो है वो उस शख्स को जिसने उसको पैसे दिए हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट देने का पाबंद है। वेयर सेल इज़ मेड ऑन क्रेडिट ऑफ हायर प्राइस, परचेज ऑफ द सेम फॉर लोअर प्राइस ऑन कैश बेसिस बाय द ओरिजिनल ओनर इन द गिवन ट्रांजेक्शन। अब गिवन ट्रांजेक्शन के अंदर एक सेल होती है जो कि क्या होती है, हायर प्राइस लगा देते हैं, वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी, वेयर 2 प्राइसेस आर स्टिपुलेटेड इन द सेम डील, व्हाट इज चार्ज लोअर इन द डिस्काउंटेड प्राइस इन द शॉर्टर पीरियड। फिर वही बात आ गई कि बिल फर्ज, यहाँ पर कहा गया कि भाई आपको मैं 10 लाख रुपये दे रहा हूँ 6 महीनों के अंदर, अगर 6 महीनों के अंदर अंदर आपने 10 लाख रुपये मुझे वापस कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किए तो फिर उसके बाद हर मंथ आपके ऊपर जो है मैं पेनल्टी लगाऊंगा एक किस्म की, और वो लगाऊंगा आपके ऊपर 50,000 रुपीज़ की।
तो अब क्या हुआ, अब उसने इसको मज़ीद भी इलोबरेट कर दिया, इस डेफिनेशन ने उसको मज़ीद क्लियर कर दिया कि अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई करने के बावजूद अगर आप कहते हैं कि इस टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी आप मुझे पैसे देंगे तो वो भी एक किस्म का इंटरेस्ट के अंदर काउंट होता है, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन के अंदर काउंट होता है। क्लियर है। उसके बाद लोन और डेप्ट। लोन और डेप्ट का क्या मतलब है, कह रहा है कि इन एडवांस वेदर ऑफ मनी और एनी काइंड ऑफ अकोमोडिटीज़ और गुड्स वेयर द रीपेमेंट इज़ गारंटीड ऑन डिमांड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। कह रहा है कि जब बात की जाएगी किसकी, लोन या डेप्ट की, किसी कर्जे की, किसी लोन की, तो उसने उसको ये कह दिया कि भाई अगर किसी भी किस्म के एडवांस वेदर, चाहे वो मनी के ज़ुमरे में आए, चाहे वो कमोडिटीज़ ऑफ गुड्स के ज़ुमरे में आए, यानी कि जो ज़रूरत की अशिया हैं उनके ज़ुमरे में आए, जो कि गारंटी दी जाए कि मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है, वापस कर दूंगा, उसको कहा गया लोन, उसको कहा गया डेप्ट। उसके बाद मोलेस्ट, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू मोलेस्ट एन अदर पर्सन। अब कहा गया मोलेस्ट का क्या मतलब है। मोलेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स क्या करे, जी इसके बाद अगर कोई शख्स क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, वायलेंस क्रिएट करे, क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल इंटिमिडेट करे किसी भी शख्स को, किस लिए कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है, वेदर विथ एनी प्रॉपर्टी ओन्ड और यूजेस हिमसेल्फ और डिप्राइव्स हिम, हिंडर्स हिम यूजेस सच प्रॉपर्टी, डज एनी एक्ट कैलकुलेटेड इन द इंटीमेट मेंबर ऑफ फैमिली। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें कि मोलेस्ट का मतलब ये है कोई किसी शख्स को धमकाता है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हारे फैमिली को अगवा कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। तो यहाँ पर वो शख्स अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करते हुए इस एक्ट की मदद से क्या कर सकता है, इस एक्ट की मदद से जाकर FIR करवा सकता है डायरेक्ट। इसका क्या प्रोसीजर है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद मनी लेंडर कौन होता है, मीन्स अ पर्सन अदर देन द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु लेंड्स मनी टू इंटरेस्ट इन डील ऑफ द इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास मनी लेंडर कौन होता है। मनी लेंडर हम उसको कहते हैं कि जो शख्स क्या करता है, पैसे उधार दे रहा है। अगर मैं आप मिस्टर ए मिस्टर बी को पैसे उधार दे रहा है तो मिस्टर बी कौन होगा, मिस्टर बी यहाँ पर हमारे पास बोरोवर या डेप्टर होगा, और मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को उधार दे रहा है तो मिस्टर ए को नाम दिया गया मनी लेंडर। क्लियर है। और इसको मज़ीद स्पेसिफाई कर दिया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हट के अगर कोई भी शख्स जो है पैसे देता है किसी को तो वो मनी लेंडर के ज़ुमरे में आता है। चाहे फिर वो पान करे, चाहे फिर वो प्लेज करे, चाहे फिर वो कैरी ऑफ बिजनेस करे गुड्स के ज़ुमरे में, कैटल की सूरत में या किसी भी लोन की सूरत में, तो वो जो है मनी लेंडर की सूरत में आएगा। पान क्या होता है, पान और प्लेज को एक ही किस्म का दिया गया कि अगर एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर एक शख्स प्लेज करता है, मूवेबल गुड्स रखवाता है गिरवी, और वो कहता है कि मुझे आप 5 लाख रुपए उधार दें, जब मैं अपने पैसे लेके जाऊं वापस तो आप मुझे ये पैसे वापस कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास प्लेज का कॉन्सेप्ट है जो कि सेक्शन 172 से ऑनवर्ड डिस्कस किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो प्लेज और पान में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद फर्दर क्या बताया गया हमारे पास, प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। उसके बाद आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग के प्रोहिबिट कर दिया। इस एक्ट ने बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी शख्स किसी को उधार पैसे देगा ही नहीं। किस तरीके से नहीं देगा, नो मनी लेंडर आइदर इंडिविजुअली और एन ग्रुप ऑफ द पर्सन शैल लेंड मनी फॉर व्हीकल्स। स्पेसिफिक व्हीकल्स की बात की गई कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को, या उनका गिरोह हो, या उनका पूरा का पूरा ग्रुप हो, या फिर आइदर वो इंडिविजुअली शख्स हो, तो वो किसी भी और शख्स को पैसे उधार नहीं देगा, चाहे वो जो है बाइक के ज़ुमरे में, व्हीकल्स के ज़ुमरे में, या फिर अदर पर्पस। एडवांस लोन एनी पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट, यानी कि उसका पर्पस ये है कि मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूँ तो बदले में आप मुझे इंटरेस्ट भी देंगे। हाँ, गुड फेथ में अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट करेगा अगर वो, तो फिर वो किस में होगा, वो सेक्शन 3 की डेफिनेशन में फॉल करेगा। वो जो है सेक्शन 2 की डेफिनेशन में फॉल करेगा। किस डेफिनेशन में, मनी लेंडिंग की डेफिनेशन में, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अच्छा, उसके बाद नॉर शैल कैरी ऑन द इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि कोई शख्स डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, हाँ भाई ठीक है आप मुझे गिफ्ट की सूरत में दे दीजिएगा, और कोई ऐसी बात करे व्हाटसोएवर,
तो फिर भी उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और फिर उसकी पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब कर दी गई, पनिशमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years and not less than 3 years and shall also be liable to fine 1 million rupees। यानी कि इसकी जो पनिशमेंट बताई गई वो 10 years बताई गई और मिनिमम बताई गई 3 years, और फाइन भी डिफाइन कर दी गई कि फ़ाइन कितनी होगी 1 million रुपीज़। उसके बाद फिर फर्दर इसको एलोबरेट किया गया, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स क्या करता है, किसी शख्स को आगे कर देता है कि भाई आप मेरी तरफ से क्या करें, पैसे मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन आप इस शख्स को उधार पैसे दो, मैं डायरेक्टली नहीं दे रहा, आप इस शख्स को उधार दो। अब ये यहाँ पर अबेटमेंट कर रहा है। या फिर कोई शख्स क्या करता है कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर सी को जाके आप जो है क्या करें, आप जो है पैसे उधार दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो शायद उसका काम भी ना हो, उसको पैसे दें, उससे जो है उसको बाउंड करें, बाउंड करने के अलावा उसको ये भी कहें कि हर महीने वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देने का भी पाबंद होगा, तो वो डेफिनेट सी बात देगा। तो ये भी एक किस्म की अबेटमेंट है। अगर कोई शख्स अबेटमेंट करता है, किस चीज़ की, विलफुली अबेट्स करता है, इंगेज करता है या असिस्ट करता है किसी शख्स को, सलाहकार भी बनने की कोशिश करता है, तो उसकी जो सज़ा है वो कितनी है, इन कंट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 2 सबसेक्शन शैल आल्सो बी लायबल टू सेम पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2। यानी कि सेम पनिशमेंट, अबेटर को भी सेम पनिशमेंट दी जाएगी। अबेटर के लिए कोई डिफरेंट पनिशमेंट नहीं प्रिस्क्राइब की गई, अबेटर को भी सेम पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद सब जो है हमारे पास सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 आ गया। उसके बाद सेक्शन 5 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर हरासमेंट। अच्छा, इसकी जो है एफआईआर किस तरीके से कटवानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर पुलिस जो है इनकार कर दे एफआईआर कटवाने से तो जाहिर सी बात है आप जस्टिस ऑफिस के पास जाते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हूएवर हरासिस और बोरो एनी बोरोवर और डेप्टर। बोरोवर और डेप्टर की डेफिनेशन क्या बताई गई, बोरोवर और डेप्टर यानी कि वो शख्स जो कि मकरूज़ है किसी शख्स का, यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसको उसने पैसे दिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे दिए, तो ये हो गया बोरोवर और डेप्टर। अब इस शख्स को कोई क्या कर रहा है, हरास करने की कोशिश कर रहा है, इस शख्स को कोई हरास करने की कोशिश कर रहा है, तो हरासमेंट की जो है आप क्या कर सकते हैं, क्या आप हरासमेंट की पिटीशन फाइल करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, हरासेस ऑफ बोरोवर डेप्टर वेदर हिज ओन बिहाफ और एनी बडी एल्स विद द इंटेंशन फॉर फोर्स बोरोवर डेप्टर पे बैक एनी लोन डेप्ट which may extend to 5 years and shall also be liable to fine 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर ये बता दिया गया कि अगर कोई शख्स हरास करने की कोशिश करता है ऑन हिज ओन बिहाफ और अनदर वन, किसी और की तरफ से अगर कोई किसी शख्स को हरास करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर सेक्शन 5 ने एलोबरेट कर दिया कि इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है, वो है 5 ईयर्स। भाई वो आपको इनकार तो नहीं कर रहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, वो आपको सिंपल ये कह रहा है कि मुझे कुछ टाइम दे दें, मुझे 2-3 महीने दे दें, और अगर वो नहीं भी दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, 489F की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप इल्लीगली उसको हरास करने की कोशिश नहीं कर सकते। इस लॉ ने क्लियर ये कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास राइट्स हैं पैसे लेने के बाद वापस रिकवर कर, पैसे देने के बाद वापस रिकवर करने के, क्रिमिनल लॉ के अंदर, सिविल लॉ के अंदर, तो एक जो है बोरोवर के पास, डेप्टर के पास भी तो राइट्स होने चाहिए। उसके बाद कंप्लेंट, यहाँ पर सेक्शन 6 के अंदर बताया गया कि कंप्लेंट किस तरीके से आप देंगे। कंप्लेंट के अंदर स्पेसिफाई किया गया कि अ कंप्लेंट मे बी फाइल्ड विद इन द कंसर्न्ड SHO, नॉन रिस्पॉन्स बाय द कंप्लेंट शैल बी फाइल्ड टू द जस्टिस ऑफ पीस विद इन 3 days। सबसे पहले आप जाएंगे SHO के पास और कंप्लेंट देंगे कि भाई मेरे साथ ये इशू और काइंडली आप FIR काटें। FIR नहीं काटता SHO, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास, यानी कि 22A सब क्लास B के तहत आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे ताकि वो डायरेक्शन दे SHO को कि वो FIR काटे इस लॉ के तहत। उसके बाद ऑन द लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट ऑफ स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड। सेक्शन 7 को ज़रा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है, लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट
ऑन डेप्ट टू स्टैंड एक्सटिंग्विश। इस एक्ट ने सिंपली ये कह दिया, सेक्शन 7 ने सिंपली ये कह दिया कि अगर कोई शख्स जो है आपका बोरोवर है या डेप्टर है, तो अगर ये कानून पास हो चुका, तो कानून पास होने के बाद जो उसका क्या है इंटरेस्ट है, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। वो क्या कर दिया जाएगा? एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 8 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है? हमें सेक्शन 8 को ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऑफेंस टू बी ट्राइड बाय कोर्ट, ट्रायल बाय कोर्ट, कौन सी कोर्ट जो है इसका ट्रायल चलाएगी? तो मिनिमम मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इस कोर्ट का ट्रायल चला सकता है। उसके बाद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 9, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 9 को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्री कंटेन इन द कोड ऑफ लॉ फॉर अ टाइम इन फोर्स। इसने ये कह दिया कि भाई ये जो कानून है ये एक कॉग्निजेबल, ये कानून, इस कानून के तहत ये जो ऑफेंस है जो स्पेसिफाई किया गया सेक्शन 3 के अंदर, तो ये क्या है? ये एक आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, डायरेक्ट एफआईआर होगी, नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन 10 की तरफ आते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। सेक्शन 10 ने क्या बताया? एडजस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है ये मैं ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ कि जिसको जितने पैसे दिए हैं एक्चुअल जो अमाउंट होगी उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाएगा। द ट्रायल कोर्ट इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट द मनी लेंडर कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शल ऑर्डर दैट द इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड टू द मनी लेंडर। यानी कि इसने ये बता दिया कि भाई एक मिसाल, एक शख्स क्या कर चुका है, 5 लाख रुपए दे चुका है और अभी भी वो कह रहा है कि भाई 10 लाख रुपए का शख्स मेरे से उधारी इसने ली थी 10 लाख रुपए की और अभी तक इसने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए। जो 5 लाख रुपए दिए थे वो तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट था, तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। यानी कि एक शख्स ने 10 लाख रुपए, मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए दिए मिस्टर बी को और मिस्टर बी कहता है मैंने 5 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ वापस, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई अब आपने इसको बकाया 5 लाख रुपए ही देने हैं। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन 11, सेक्शन 11 किस चीज़ की बात करता है? रिकवरी ऑफ सम्स। रिकवरी ऑफ सम्स के अंदर क्या बताया गया कि व्हेन पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन मनी लेंडर अंडर दिस एक्ट और अमाउंट ऑर्डर टू बी रिटर्न्ड नोट इज़ नॉट पेड। यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई आपने इसको बकाया पैसे देने, और कोर्ट ने उसको जो है ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मनी लेंडर ने एक किस्म का ऑफेंस किया है। द कोर्ट में ऑर्डर द रिकवरी फॉर अमाउंट पेएबल ऑन सेलिंग असेट्स बिलोंगिंग ऑफ सच पर्सन। In case of amount cannot be recovered from such person, the manner provided clause A, the court may prepare for the signed certificate amount due from such person. Collector district property reside carries on business collector district person to be specified एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि उसके रेवेन्यू, उसके लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उससे रिकवर किया जा सकता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को भी एक किस्म का अटैच किया जा सकता है जो शख्स पैसे वापस नहीं दे रहा। उसके बाद सेक्शन 12, सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है अपील। जाहिर सी बात है एक शख्स को अगर सज़ा आ गई तो फिर वो शख्स अपील में तो जाएगा, तो अपील की यहाँ पर टाइम पीरियड बता दिया गया कि सेव इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी और कानून के अंदर मौजूद है तो एनी पर्सन एग्रीव बाय एनी डिसीजन गिवन सेंटेंस पास्ट ऑर्डर मेड बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के खिलाफ आप अपील करना चाहते हो तो आपके पास जो लिमिटेशन है अपील की वो कितनी है? वो है आपके पास 30 डेज़। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है? पावर टू डिपोजिट इन कोर्ट मनी ड्यू टू लोन। पावर टू डिपॉजिट मनी इन कोर्ट। अब बिल फर्ज जो हमारे पास बोरोवर है, डेप्टर है, वो ये कहता है कि भाई मैं आपको किस्तों में पैसे दे दूंगा, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल जो हमारे पास आपका आ जाता है मनी लेंडर, वो कहता है कि मैं जो है आपसे पैसे लूँगा ही नहीं,
मेरे पैसे लेने ही नहीं है, आपने मेरे ऊपर केस कैसे किया। तो अगर हमारे पास बोरोवर या डेप्टर चाहे तो वो कोर्ट में भी जो है मनी डिपॉजिट कर सकता है, यानी कि कोर्ट के थ्रू भी लेन देन हो सकती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 14, और सेक्शन 14 बात करता है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। एक्ट टू ओवर राइड अदर लॉज। 15 ने क्या बात की, 15 बात करता है इंडेमनिटी। सिक्सटीन क्या बात करता है, 16 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। और 17 जो लास्ट है वो है इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, यानी कि ये एक स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ ऑलवेज सुपरसीड द जनरल लॉज। स्पेशल लॉ क्या करता है, स्पेशल लॉ हमेशा सुपरसीड करता है जनरल लॉज को। इंडेमनिटी, नो सूट प्रोसीडिंग अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी विच द गुड फेथ डन इन द इंटेंडेड टू बी डन पर्सन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल देयर अपॉन। यानी कि अगर किसी ने गुड फेथ में किसी को पैसे दिए हैं, क्या किसी ने गुड फेथ में किसी के साथ ट्रांजैक्शन की है, तो उसके खिलाफ उसको इंडेमनिटी हासिल है, उसके खिलाफ कोई भी सूट या कोई भी जो है केस सूट या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। पावर टू मेक रूल्स, जाहिर सी बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो रूल मेकिंग पावर जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं हाई कोर्ट को। और उसके बाद विद इन 90 डेज़, यानी कि विद इन 90 डेज़ गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकते हैं। इंटरप्रिटेशन की बात की गई कि in the interpretation and application of the provisions of this act aid respect of matter the court shall be guided by the injunctions of the Islam and Quran and Sunnah। यानी कि जब इंटरप्रिटेशन इस कानून को मज़ीद इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत पेश आएगी तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है एज़ पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, एज़ पर द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना उसको ओबे करेगी और फिर ही जो है कोई डिसीजन लेगी। अंडरस्टैंड। आई होप सो कि आपको ये एक्ट समझ में आ चुका होगा। इस एक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बड़ा ही इजी एंड सिंपल एक्ट है। ये एक्ट पढ़ाने का पर्पस क्या था, ये एक्ट पढ़ाने का पर्पस ये था कि जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उनको भी अवेयरनेस हो जाए सिंध के अंदर के ऐसा इसकी भी प्रैक्टिस की जा सकती है, इसके ऊपर भी आप FIR करवा सकते हैं। सेकेंडली जो हमारे पास जुडिशल एस्पिरेंट्स हैं उनको जो करंटली क्लासेस चल रही हैं, करंटली जो बैच चल रहा है, तो उसमें मैं आपको बताना चलूँ जो हमारे पास न्यूली जो लॉज हैं उनको भी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जाहिर सी बात है सिंध का कोई स्पेसिफिक जो है हमारे पास लॉ का जो पोर्शन है उसमें सब्जेक्ट्स तो बताए नहीं गए, तो क्यों ना स्पेशल लॉज को भी, सिंध के स्पेसिफिक स्पेशल लॉज को भी पढ़ लिया जाए। इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया और इस वजह से हमने इस एक्ट को गो थ्रू किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है गो थ्रू करेंगे सिंध आर्म्स एक्ट 2013 को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी तो कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।